फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सभी बुक्स अवेलेबल है। और एक साथ अगर गाइड लेना चाहते हैं तो यूपी टेट की गाइड भी यहाँ पर सभी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हो गए, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सारे इसमें एक साथ सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है नए पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसमें खास बात यह है कि 3000 प्लस जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। और साथ ही पाठ्यक्रम जो है वो पूरी थ्योरेटिकल उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। पिछले 2 साल के इसमें प्रीवियस पेपर, सोल्व्ड प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। और अगर आप अलग अलग ये बुक्स लेना चाहते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश, बाल विकास की, आपको एक ही बुक, और इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज ये हमारी हिंदी विषय की क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी है जिनमें हम बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। जिनमें कौन कौन से चैप्टर एक बार हम देखना चाहेंगे, कौन कौन से चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। हमने इन 16 क्लासेस में या 15 क्लासेस जो इससे पहले हुई है, कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं। तो आप मार्क करते हुए चले कि हमने कौन कौन से चैप्टरों को कर लिया है। पहला वर्णमाला, दूसरा हमने जो चैप्टर किया वह था संज्ञा हो गया। तीसरा लिंग, वचन हम कर चुके हैं, वचन, कारक और संधि एक बड़ा टॉपिक हम निपटा चुके हैं। विराम चिन्ह हम लोग कर चुके हैं, विराम चिन्ह। वाच्य हम कर चुके हैं। इसी के साथ साथ हम हिंदी साहित्य पूरा कर चुके हैं। हिंदी साहित्य हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी प्रैक्टिस भी, और इन सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी साथ साथ हम लोग कर चुके हैं। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन सभी के संबंध में हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। और विद प्रैक्टिस टेस्ट्स हो चुके हैं इन सभी चैप्टर्स के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी पूरा होने वाला है। कुछ और चैप्टर बाकी है अभी, लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे सरनाम टॉपिक को। ये पूरा बहुत प्यारा सा चैप्टर है और इसी क्लास में कवर करेंगे। आज के बाद इसमें आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर में, चाहे वो यूपी टेट का हुआ हो, सी टेट का हुआ हो, हरियाणा का हुआ हो, किसी भी टेट के एग्जाम में सरनाम टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आया है, वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, उसको आप टेस्ट की तरह ले सकते हैं। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम इन क्वेश्चंस का सेट लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये क्लासेस आपके पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सरनाम किसे कहते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके उदाहरण, साथ साथ में सरनाम की परिभाषा, भेद, उनके उदाहरण, और साथ साथ सबसे लास्ट में हम प्रश्नोत्तर का सेट रखेंगे। तो इसी क्रम में हमको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं सरनाम आखिर कहते किसे है, क्या है सरनाम। तो सरनाम की परिभाषा आप इसको समझ सकते हैं कि सरनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। क्या मतलब कि भाई संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के आदि के नाम को हम क्या कहते थे, संज्ञा कहते थे। अब यहाँ क्या कहा गया है सरनाम में कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं, संज्ञा शब्दों को हटा के उनके स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सरनाम कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, सरनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, जो आदि, ये सभी क्या है, ये सभी सरनाम है।
ठीक है, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। अब आप कहेंगे मैम ये जो परिभाषा लिखी है उसके अनुसार तो उदाहरण नहीं है, हमें कैसे पता कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो भी जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, क्यों हमने सिर्फ इन्हें ही सर्वनाम कहा। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं मैं आपको किसी के बारे में बातचीत कर रही हूँ, मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको राम के बारे में बता रही हूँ कि राम सुबह 6 बजे उठता है। ठीक है, राम सुबह 6 बजे उठता है। राम फिर स्कूल जाता है। राम के स्कूल में 3 दोस्त है। ठीक है, और राम 6 बजे स्कूल से घर आता है। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा अजीब लग रहा है, सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, क्यों बार बार राम राम राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर इन वाक्यों की हमें शोभा बढ़ानी है, ठीक है, और इस शब्द की पुनरावृत्ति को जो हम बार बार राम बोल रहे हैं, क्योंकि हम बात सिर्फ एक के बारे में कर रहे हैं, लेकिन फिर क्यों हम बार बार उसी का नाम पुकार रहे हैं, तो ये संज्ञा शब्द है राम। ठीक है, राम कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो यहाँ भी राम आया, यहाँ भी राम आया। ठीक है, अगर हम इस तरीके से संज्ञा शब्द का, एक ही संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करते रहेंगे तो उसकी शोभा खराब होगी, एक तो ऊपर से अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इस संज्ञा शब्द के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कैसे कि सबसे पहले तो हमें संज्ञा शब्द ही लिखना है ताकि पता रहे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो हम बताएंगे राम सुबह 6 बजे उठता है, फिर क्या करेंगे, वह फिर स्कूल जाता है। ठीक है, उसके स्कूल में 3 दोस्त है। तो इस प्रकार से हमने वह, उसके, ठीक है, यह, कौन, जो, इस प्रकार से हम इसके स्थान पर जो भी प्रयोग करेंगे संज्ञा शब्द के स्थान पर, वो क्या कहलाएगा, वो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई चीजें बहुत बढ़िया तरीके से, कैसे मैंने कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने देखना है और क्या क्या होता है सर्वनाम में जानने के लिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सर्वनाम शब्द है, जो सर्वनाम है, वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अभी तो हमने देखा जैसे कि बार बार राम शब्द का प्रयोग हो रहा था, तो हमने क्या किया, राम शब्द की पुनरावृत्ति को रोक दिया और उसके स्थान पर अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग किया। ठीक है, तो क्या करते हैं सर्वनाम, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। ये ना आपके एमसीक्यू में इस तरह से यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि सर्वनाम किसकी पुनरावृत्ति को रोकते हैं। आपको ऑप्शन में मिलेगा संज्ञा शब्दों की, क्रिया की, ठीक है, ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको तब इसके लिए ये समझ आना चाहिए। इसके साथ ही सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है। मैं, हम, तुम, तो ये आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर इसका लिंग निर्धारण कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा बात लड़के की हो रही है या लड़की की हो रही है। इसके लिए हमें जो पता चलेगा वो पता चलेगा क्रिया से। ठीक है, वह स्कूल जा रहा है, तो ये रहा है, रही है, ठीक है, जा रहा है, तो ये क्रिया से पता चल गया कि भाई रहा कहा तो इसका मतलब पुल्लिंग है, और जा रही है कहा तो स्त्रीलिंग है। तो यानी क्रिया से पता चलेगा इनका लिंग। जो सर्वनाम है, सर्वनाम का लिंग अपने आप से पता नहीं चलता, अपना कोई लिंग नहीं होता है, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके, विकारी शब्द के, यानी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लिंग 2 तरह के होते हैं। यहाँ हम प्रकार डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने बताया कि लिंग 2 तरह के होते हैं। प्रकार या भेद हम आगे जानेंगे। यहाँ हमने आपको बताया कि जो ये सर्वनाम है ये भी 2 तरह के होते हैं, प्रकार नहीं कह सकते। ठीक है, कैसे कैसे, एक तो मूल सर्वनाम और दूसरा होता है यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम आप देखेंगे जो बिल्कुल ही सर्वनाम का छोटे से छोटा रूप होता है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ,
क्या, कौन, जो, सो, ये सभी कैसे है, मूल सर्वनाम है। एक बार पेपर में ये पूछा गया था कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, इनकी संख्या पूछी गई थी। ये तो नहीं पूछा जाएगा कौन कौन से, लेकिन संख्या पूछी गई थी। तो आप जानते हुए चलिए, एक तो जो छोटे रूप में हो, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनकी संख्या कुल मिला के 11 है। ठीक है, कितनी है, 11 है। मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। इनकी संख्या आप लोग जानते हुए रहिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बात करें दूसरा कौन सी तरह के होते हैं सर्वनाम, एक तो मूल सर्वनाम, दूसरे होते हैं यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम में आप देखेंगे कि विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, जैसे आपने, ठीक है, आपको, आपसे, आपके लिए, ठीक है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, विभक्तियां जिनका प्रयोग इनमें आपको देखने को मिलेगा और इनका स्वरूप जो है मूल सर्वनाम से बड़ा भी होगा, यानी यौगिक है ना। इनके साथ साथ विभक्तियां भी जुड़ी हुई है, कारक चिन्ह भी जुड़े हुए हैं, आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, ठीक है, आपका या आपकी या आपके, इस प्रकार से तो ये हो जाते हैं यौगिक सर्वनाम। बस आप इनको जानते हुए चलिए, कई बार अगर आ जाए बाई चांस ऑप्शन में तो आप देख करके ये नहीं सोचेंगे कि ये मूल या यौगिक सर्वनाम क्या पूछ लिया। तो ये इतना आपको इसके बारे में यहाँ जानना था। अब दोस्तों हम बात करेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार भेद से पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो आप बताएंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, चलिए एक एक करके सबके बारे में यहाँ हम बात करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा प्रकार इसका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम और उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये इस प्रकार से 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब इन 6 के 6 भेदों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और कौन से भेद से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक तो आप लोग ये जानते हुए चलिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर आप, नहीं आप तो नहीं आएगा क्योंकि आप निजवाचक में आ जाएगा, यह वह आ जाएगा, ठीक है, यह वह। और इसी के साथ अगर हम बात करें निजवाचक सर्वनाम की, तो निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, अपने आप, ठीक है, स्वतः, खुद, ये इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग होगा। लेकिन इससे पहले एक एक करके ही जानेंगे, हम सबके बारे में नहीं जानते। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो हम एक एक करके एक के बारे में जानेंगे कि भाई पहले यही पता हो कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे है, फिर हम जानेंगे ये जो इसके सर्वनाम बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं भेद। सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम क्या बताया गया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति का बोध कराए, ठीक है, यहाँ सिर्फ व्यक्ति का बोध कराएंगे। जैसे मैं ऊपर लिखा हुआ था मैं, तुम, ठीक है, आप, ये इस प्रकार से किसका बोध कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं, तुम, हम, मैंने, ये इस प्रकार के जितने भी सर्वनाम हैं ये सिर्फ किसका बोध कराएंगे, व्यक्ति का बोध कराएंगे। ये आप वस्तु के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, मैं, तुम, है ना, हम, मैंने, ये आप किसी वस्तु के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष या व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम होते हैं। अब दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा सर्वनाम है जिसके भेद होते हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भेदों में डिवाइड है। कौन कौन से, एक तो होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। अब ये क्या है, ये 3 प्रकार और कैसे हो गए और इनका मतलब क्या है। देखिए मैं उत्तम, तुम मध्यम, तुम मध्यम और वे अन्य,
ठीक है, वे अन्य। इसका मतलब ये है कि भाई जो ये स्वरनाम है ना, मैं, हम, तुम, तू, मैंने, ये सब क्या है, ये सभी इन 3 भागों में बांट दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं अपने बारे में कोई बात बताऊं आपको, तो मैं किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अंजलि ने हिंदी की कक्षा में कितने चैप्टर पूरे करा दिए, बार बार मैं अपना नाम तो नहीं लूंगी। तो मैं क्या कहूंगी कि मैंने, या मैं आपको आगे ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, मैं आगे ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी। तो इसमें मैं क्या करूंगी, अपने लिए मैं का प्रयोग करूंगी। ठीक है, मैं। अगर मेरे साथ कोई और भी है तो हम का प्रयोग करेंगे कि हम आपको ये कराएंगे। टीम की बात कर रहे हैं तो हम आपको ये कराएंगे। अब अपने आप को सब क्या कहते हैं, उत्तम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके याद रखिए कि भाई मैं तो क्या है, मैं उत्तम और तुम मध्यम। जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, अगर उसकी बात कर ले दूसरे पर्सन की, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे हम इंग्लिश में इनको जानते हैं। तो अगर सामने वाले की बात करें किसी दूसरे से, तो उसके लिए हम तू, तुम, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। और किसी अन्य की, जो कि हमारे और आपके बीच उपस्थित नहीं है, अगर हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए वे, वह इत्यादि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तू, तुम इसमें आ जाएगा, बाकी मैं, हम उत्तम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके उदाहरण से आपको पता चलेगा। चलिए उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ आ जाते हैं इसके उदाहरण जानने के लिए। तो जैसे हम बात कर रहे हैं अभी पुरुषवाचक सर्वनाम ही, आपको बताना है उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या कौन सा पुरुष है। ठीक है, ये आप बताते हुए चलेंगे। तो मैं घर जा रही हूँ, बताइए कौन सा इसमें सर्वनाम है और सर्वनाम का भी कौन सा भेद है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। क्लियर है? और इसी के साथ एक और उदाहरण मैं आपको दूं। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो ये जो आप शब्द का मैंने प्रयोग किया है, ये अपने लिए नहीं किया है, ये किसी दूसरे के लिए किया है, सम्मान देने के लिए उसको। क्योंकि अपने आप स्वतः ये वाले शब्द निजवाचक में प्रयोग हो गए, तो यहां से हम इसको रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने किसी दूसरे के लिए किया है। ठीक है, दूसरे के लिए प्रयोग किया है, उसको इज्जत देने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, सबसे पहले तो पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर ऑप्शन में दिया गया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो मैं का प्रयोग होते ही आपने समझ लिया कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उत्तम पुरुष। आप शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया, तो हमने मध्यम पुरुष के लिए ये प्रयोग किया है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। और यही अगर मैं कह देती कि वह बीमार नहीं है, वह बीमार नहीं है, तो वह का प्रयोग किसके लिए हमने किया, किसी अन्य के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। तो समझ में आ गया आपको बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार पर, निजवाचक सर्वनाम के को जानने के लिए। तो इसके लिए यहाँ आते हैं डेफिनेशन पर, इसको समझेंगे थोड़ा, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स पर जाएंगे। तो दूसरा क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक सर्वनाम यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ देखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे है। तो जिन शब्दों के या जिन शब्द के वाक्य में प्रयोग से अपनेपन का भाव उत्पन्न हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे निजी, अपने आप, स्वयं। ठीक है, ये सारे शब्द, खुद भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अपने आप हो गया, खुद हो गया। तो ये सब के कैसे होते हैं, ये सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूं, तो इसका उदाहरण कि मैं कि यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, या फिर इस प्रकार से कि खाना खुद बनाता हूँ। खाना कौन बनाता है, या पानी स्वतः आ
जाएगा। ठीक है, इसी के साथ खाना खुद बनाता हूँ। ठीक है, खाना खुद बनाता हूँ। इस प्रकार से जो खुद, स्वतः, इस वाले जो शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिले, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखने को मिले, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ कौन सा आप निशान लगाएंगे आंसर पर, तो निजवाचक सर्वनाम का चुनाव आप करेंगे। जैसे कई बार आप बोलते हैं कि अगर आपको कहे कि चलो मैं तुम्हें छोड़ के आऊं, तो आप क्या कह देते हैं, मैं आप चला जाऊंगा, आप चला जाऊंगा, या अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप, ठीक है, या स्वतः चला जाऊंगा, ये सब किसके लिए प्रयोग होते हैं, निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होते हैं। आप ऑप्शन में देख के बिल्कुल पहचान पाएंगे, और आपके क्वेश्चंस रखे गए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अब चलते हैं तीसरे प्रकार पर, जिसका नाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें कौन कौन से आएंगे, यह, वह, उसे। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो यहाँ आप देख पाएंगे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित होने का बोध हो। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान की भी बात कर दी है, और वो निश्चित होना चाहिए, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, ये, वो, वे आदि। ठीक है, तो चलिए जब वाक्य में प्रयोग होगा तो हम ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, तो इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इधर इसी के साथ इसके वाक्य बनाते हैं। अगर आप कहने लगे यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, तो वो हाईलाइट करके देगा कि यहाँ यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, क्योंकि वो हाईलाइट करके देगा, क्योंकि एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम हो सकते हैं। जैसे यहाँ मेरा, मेरी, ठीक है, ये संबंध के लिए दर्शाता है, लेकिन वो आपको अंडरलाइन करके देगा और पूछेगा कि इस शब्द में कौन से सर्वनाम है। तो यह है, आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, निश्चित है कि यही वाली कार मेरी है। ठीक है, अगर कहने लगे ये घड़ी श्याम की है, ठीक है, श्याम की है, और अंडरलाइन करके दे दिया ये के नीचे, तो भी आप पहचान लेंगे। इसी के साथ अगर आप कहने लगे कि वह गाड़ी अच्छी है, वह गाड़ी, आप किसी गाड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं वह गाड़ी अच्छी है, यानी जब आप उसको जानते हैं, आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तभी तो आप बोलेंगे। ऐसे थोड़े ही ना कि भाई बिना आपके सामने नहीं है, आपको नहीं पता किस गाड़ी की बात कर रहे हैं, आपने वैसे ही बोल दिया कि वह गाड़ी अच्छी है। ठीक है, आपको निश्चित पता होगा उसके बारे में, है ना। तो ये इस प्रकार से हम निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग करते हैं, यह, वह, ये, वो, वे, किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए। ठीक है, तो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम भी जान लिया, निजवाचक, निश्चयवाचक। चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ। ठीक है, इसमें हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कोई कुछ, जिसका हमें निश्चित ना पता हो उनके लिए। ठीक है, अभी तो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम देखा, उसी का अपोजिट हो जाता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित कुछ नहीं कह सकते, या निश्चितता का बोध नहीं होता हमें। ठीक है, वो हम वहाँ कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, वहाँ हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम कोई, कुछ, ठीक है, किसी इत्यादि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसका उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे हमारे घर कोई आया है, आपको नहीं पता कौन है, आप निश्चित नहीं है, ठीक है, कि भाई कौन है वो, हमारे घर कोई आया है। ठीक है, और इसका बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है, दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है। ठीक है, और बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, आपको नहीं पता कौन है, अनिश्चित है। ठीक है, कोई कैसा शब्द है, अनिश्चित, कुछ, कोई, ठीक है, किसी। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसमें करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं। पांचवा प्रकार आ जाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम में
क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए हम संबंध वाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके नाम से ही क्लियर है कि भाई ये व्यक्ति या वस्तु के बीच में संबंध बताएगा। जैसे जो, सो, जिसे, ठीक है, इस प्रकार के ये सर्वनाम शब्द आप प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए हम थोड़ा जगह देखते हैं नीचे और यहाँ हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस भी आपके दिख रहे होंगे आप, तो इसके लिए हम कैसे कैसे उदाहरण का प्रयोग करते हैं आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो संबंध दर्शाया जा रहा है कि भाई जिसकी लाठी होगी भैंस उसी की होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसा काम करोगे या जैसा कर्म करोगे वैसा ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, इस प्रकार से क्लियर है। तो ये एक दूसरे के बीच में संबंध दर्शाते हैं, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका अंतिम प्रकार रह जाता है सर्वनाम का, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप प्रश्न पूछ रहे होंगे, कौन, क्या, कोई, ठीक है। कोई नहीं आएगा, कोई तो अनिश्चयवाचक में आ जाएगा, कौन, क्या, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य का आप प्रयोग करेंगे। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछने लगूं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, आप कहेंगे इसमें तो तुम भी आया है, तो ये तो पुरुषवाचक हो गया। नहीं, हम यहाँ अंडरलाइन आपको मिलेगी प्रश्न में, तब आपको पहचान करनी होगी, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ अंडरलाइन देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से वह कौन खड़ा है, ठीक है, वह कौन खड़ा है, यहाँ भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का आपने यहाँ प्रयोग किया। यह काम कैसे हुआ, तो कैसे भी आ जाएगा इसमें, कब हुआ ये भी आ जाएगा, ठीक है, कैसे, कब। तो ये इस प्रकार के शब्द जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप लोग प्रयोग करेंगे। ये कुल मिला के हो जाते हैं सर्वनाम के 6 भेद, जो कि हमने एक एक करके जान लिया है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ, और संज्ञा के भी क्वेश्चन इसमें कुछ इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि संज्ञा की प्रैक्टिस मैंने नहीं करवाई थी, तो वो भी आपको इसी के साथ में हो जाएगी। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे साथ के साथ ये भी पता चल जाएगा कि आपने तैयारी कितनी की है, यानी आप रिवाइज भी कर रहे हैं या नहीं पिछले क्लासेस को। तो चलिए, पहला क्या है, पहला वाक्य आपको दिया गया है प्रश्न में कि नहीं, वाक्य नहीं है, आपको शब्द दिया गया है कि ईमानदारी, ये एक संज्ञा शब्द है और आपको बताना है ऑप्शन देख के कि कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है। तो जल्दी से फटाफट से आपका आंसर आ जाना चाहिए बिना किसी देरी किए। आपने क्वेश्चन को पहले भी देख लिया होगा, तो बताइए ईमानदारी शब्द है कौन सी संज्ञा। तो दोस्तों भाव की बात की जा रही है। ईमानदारी को आप देख और छू तो नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी। एकदम सही जवाब आपने दिया, 1 नंबर अपना ऐड कर लीजिए। कुल मिला के ये आपके 31 प्रश्न होंगे, 30-31 प्रश्न है, ठीक है। आपको बताना है टोटल स्कोर आपका क्या रहा, तो 1 नंबर जोड़ लीजिए, आपने सबने सही बताया है। दूसरा प्रश्न है बुद्धिमानी शब्द क्या है। आपको बताना है बुद्धिमानी शब्द क्या है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, या सर्वनाम है। जल्दी से बताओ। बुद्धिमानी शब्द, देखिए आप कहेंगे कि बुद्धिमानी कहीं किसी की विशेषता तो नहीं बता रहा, नहीं, वहां बुद्धिमान होता, ठीक है, या बुद्धिमती होता कि भाई वह लड़का बहुत बुद्धिमान है। अगर बुद्धिमान होता तो विशेषण हो जाता, लेकिन लिखा क्या है बुद्धिमानी। क्रिया तो है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अभी अभी जाना, बचा क्या, संज्ञा होती है। और संज्ञा भी कौन सी है, बताओ बुद्धिमानी में संज्ञा कौन सी है। तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा होगी, है ना। एकदम सही जवाब
आगे चलते हैं, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा में इसको बदलना है, परिपक्व शब्द को। तो परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी बताइए। परिपक्वता होगी या परिपूर्णता हो जाएगा, या परिपूर्ण या परिपक्व हो जाएगा। तो थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आपकी सीटेट में जो 15 नंबर की हिंदी आती है, ग्रामर का पोर्शन जो आपका आता है 15 नंबर की, तो पेडागोजी, और बाकी 15 नंबर में ऐसे ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जैसा कि आपके सामने है। तो आपकी सीटेट के लिए तो आपकी सारी क्लासेस पूरी हेल्प करेगी, और यूपी टेट के लिए तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो बताइए जल्दी से, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए जिसने चुना एकदम करेक्ट है, परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता कैसी हो जाएगी, इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी शब्द की। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो बता दीजिए, भारत, मानव, गांधी जी या दिखाई। तो कौन सा शब्द इसमें संज्ञा नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, ठीक है, इन सब का भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो भारत तो एक नाम है, मानव एक जाति है, ये भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। गांधी जी भी संज्ञा है। बचा क्या, दिखाई, तो यही एक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, साहस शब्द है। साहस, साहस बताना है आपको क्या है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या भाववाचक संज्ञा है, या विशेषण है। बताओ, 5वें प्रश्न का उत्तर देना है। अगर विशेषण होता तो ये साहसी होता। ठीक है, कैसा होता, साहसी। ये नहीं है, ये कोई क्रिया भी नहीं है, ना ही क्रिया विशेषण। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आपने जवाब दिया, भाववाचक संज्ञा है। आगे है, खुशी शब्द है। खुशी भाववाचक संज्ञा है, खुशी, या क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो भाववाचक संज्ञा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने जब आपको संज्ञा करवाई थी बड़ी अच्छी तरीके से, तब आपको ये क्लियर किया था मैंने। तो खुशी कैसा है, खुशी भी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ टेट। इसमें पूछा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वाक्य में रेखांकित शब्द का सही व्याकरणिक परिचय क्या है। कि जो आप शब्द है ये संज्ञा है, बिल्कुल नहीं। एलिमिनेट करते हुए चलिए, संज्ञा तो नहीं है, क्योंकि संज्ञा तो किसी का नाम होता है, तो ये किसी का नाम नहीं है। क्या विशेषण है, ये किसी की विशेषता बता रहा है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरलाइन करके पूछेगा। और कौन सा सर्वनाम है, एक तो पता चल गया कि भाई सर्वनाम है, और आप कौन सा सर्वनाम है, तो ये जल्दी से बता दीजिए कौन सा सर्वनाम है आप में, बहुत अच्छे तरीके से। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मध्यम पुरुष, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ये आपका यूपी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो बुढ़ापा क्या जातिवाचक संज्ञा होगी, नहीं होगी। क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बुढ़ापे में, हाँ हो जाएगी ना, भाव ही तो है बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव ही तो है। आगे चलते हैं, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसमें कई सारे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, और ये राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कौन सा सब समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है, वह उसकी हम, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। इसमें प्रश्न कहाँ पूछ रहा है, ये तो बता रहा है किसी, तुम, क्या, तुम आ गया, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। ठीक है, जिसे, जैसा, हमारा, ये भी गलत हो गया। कौन, किसे, कब, तीनों के तीनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इसका मतलब यहाँ 9th क्वेश्चन का ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। तो ये आपका 10वां प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है। जल्दी से आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। शुरुआत में ही आपको सही जवाब मिल गया, क्योंकि ऑप्शन ए ही इसका सही है। कौन, क्या, किसने, सारे के सारे सर्वनाम शब्द कैसे है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करुणा शब्द है। करुणा, करुणा क्या है, प्रविशेषण है,
भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है। तो संज्ञा सर्वनाम दोनों के एक साथ प्रैक्टिस रखने से आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है, और समझ भी आ जाएगा। तो करना क्या है, ना तो प्रविशेषण है, ना विशेषण है, ना क्रिया है, तो फिर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सीटेट 2014 में पूछा गया था। आप कहते हैं सीटेट में ग्रामर का पोर्शन नहीं आता, आता है, बस कम आता है। उसके लिए पढ़नी तो आपको पूरी ग्रामर ही पड़ती है। तो अब आप ऐसा पढ़ लीजिए कि आपका सीटेट में भी काम करे, फिर तो आपकी मेहनत आधे से भी कम रह जाएगी, बस पेडागोजी वाला पोर्शन करना रह जाएगा। ग्रामर का तो आप सारा यही कर ले जाएंगे। आगे बात करते हैं, कवि शब्द में संज्ञा है। कवि, कवि एक शब्द है और इसमें बताना है संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, 12वां प्रश्न, कवि कैसा है, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं, क्योंकि अगर यहाँ किसी कवि का नाम दे देता, ठीक है, तो व्यक्तिवाचक हो जाती, लेकिन कवि में तो पूरी कवि जाति का बोध करा दिया गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, संज्ञा का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बताओ कितना आसान प्रश्न पूछा गया था। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक, तो ये तीनों प्रकार होते हैं, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। बचपन शब्द है, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीटेट में पूछा गया जा चुका है आपका। बचपन शब्द कैसा है, जल्दी से आंसर दीजिए बहुत तेजी के साथ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या चुनेंगे आप? बहुत सही, सबने एकदम करेक्ट बताया, भाववाचक संज्ञा है बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, ये सभी भाववाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का चुनाव करना है। क्या तो प्रश्नवाचक हो गया, कौन भी, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यह कार मेरी है, ठीक है, यह घड़ी मेरी है, तो इस प्रकार से आपको निश्चित पता है कि यही वाली है आपकी, ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह। इसके साथ आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बताना है कौन सा शब्द है। ये ऐसे प्रश्न बहुत आ जाते हैं, क्योंकि इसमें परेशानी होती है छांटने में, ठीक है। तो क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित, बताइए क्या होगा? सही जवाब चुनना है आपको, थोड़ा सोच लीजिए यहाँ पर। क्रोधी तो किसी की विशेषता हो जाएगी, ये इसलिए नहीं है, ये भी नहीं है, क्रोधित भी नहीं है, क्रोध हो जाएगा। क्रोध एक संज्ञा है, ठीक है, क्रोध क्या है, एक संज्ञा है, और कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि क्रोध क्या है, एक भाव ही तो है, क्रोध, प्रेम, घृणा, ये सभी भाव है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु, स्थान या भाव या विचार के घोतक शब्दों को हम क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या विचार को जिन शब्दों से हम पुकारते हैं उनके नाम को हम क्या कहते हैं? तो परिभाषा से अगर प्रश्न बनता है तो इस प्रकार से बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये बड़ा पूछा जाता है प्रश्न। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद बताने हैं आपको, तो व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं कितने? 3 होते हैं, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आगे बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो शुरुआत में, आज की क्लास की बिल्कुल शुरुआत में ही ये मैंने आपको क्लियर किया था। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। आगे है, अशिष्टता शब्द में कौन सी संज्ञा है? अशिष्टता, अशिष्टता में कौन सी संज्ञा है, बताओ। तो भाई किसी के भाव या गुण या दशा बता रहा है अशिष्टता में, है ना, तो इससे क्या हो जाएगा? ये भाव हो जाएगा अशिष्टता का, ना तो ये व्यक्ति है, ना समूह है, ना जाति है, क्या है? भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया है कि श्रुति अपनी कक्षा की मेधावी छात्रा थी, वह हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती थी, उसके पिता पुलिस विभाग में अधिकारी थे। तो इस वाक्य में जो हमने वह और उसके का प्रयोग किया है, ये क्या है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो इतना बड़ा प्रश्न देख के घबराना नहीं है, क्योंकि पूछा तो वही बेसिक चीज है जो आप जान चुके हैं। बताइए अब क्या होगा?
बहुत तेजी के साथ आंसर आते हुए, और सब ने एकदम सही जवाब दिया है, क्योंकि संज्ञा शब्द की क्या करते हैं, ये पुनरुक्ति को रोकते हैं सर्वनाम। ये भी तो हमने जाना था शुरुआत में ही कि भाई सर्वनाम क्या करेंगे, संज्ञा की जो बार बार पुनरुक्ति होती है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, हटा देंगे, और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, फिर सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा। आगे है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, अन्य है, मध्यम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं मैं, हम, मैंने, मुझे, तो ये सब किससे संबंधित है, अपने आप से संबंधित है, ठीक है, यानी खुद से संबंधित है, ये उत्तम पुरुष से संबंधित है, ठीक है। मैं, मुझे, ये आप किसके लिए प्रयोग करते हैं, ये अपने लिए ही तो करेंगे, आप किसी को थोड़े कहेंगे मुझे, ये किसी अन्य के लिए आप मुझे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, आप अपने लिए बोलेंगे, तो अपने आप किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में आते हैं। तो मुझे शब्द जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम का भेद है। आगे चलते हैं, एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था, वाक्य में क्रमशः व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा का चुनाव करना है कि इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, बता दीजिए जल्दी से। कोट तथा विश्वेश्वर ये हो जाएगा, पहले आपको क्रमशः बताना है, यानी पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आनी चाहिए, उसके बाद जातिवाचक। तो क्या विश्वेश्वर कोई जाति है, बताओ आप ही, विश्वेश्वर कोई जाति है, नहीं है, ये तो व्यक्ति है, विश्वेश्वर व्यक्ति का नाम है, तो यानी यहाँ दूसरे नंबर पर फिर व्यक्तिवाचक आना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्वेश्वर तथा कोट, तो व्यक्तिवाचक की जगह विश्वेश्वर आ जाए तो बिल्कुल सही है। विश्वेश्वर कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कोट, तो कोट क्या जातिवाचक संज्ञा है, क्या ये सही है, हाँ सारे प्रकार के कोट आ जाएंगे इसमें, है ना, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, तो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन देख लो आपकी तसल्ली के लिए, खूंटी कोई व्यक्तिवाचक विशेषण, वो व्यक्तिवाचक सॉरी संज्ञा थोड़ा ही ना है, ना ही यहाँ, तो इस वजह से ये वाले ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो कितने बताएंगे, 3 बताएंगे, और डायरेक्टली बस ऐसे ही पूछ ले कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो फिर आपको बताने हैं 5 भेद, ठीक है। वैसे फिर आप कितने बताने हैं, 5 भेद। आगे है, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा तुम अभी बालक हो, तो ये जो तुम का प्रयोग किया है ये क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अन्य, बताइए ये क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ दोबारा से अभिमन्यु शब्द की पुनरावृत्ति को इसने रोका है, उसके स्थान पर तुम सर्वनाम आ गया है, ठीक है। नहीं तो यहाँ क्या होता, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा अभिमन्यु तुम अभी बालक हो, नहीं अभिमन्यु अभी बालक हो, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो तुम का प्रयोग कर लिया और संज्ञा शब्द को हटा दिया। आगे बात करते हैं, निम्न में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। इनमें संज्ञा शब्द क्या है, तुम, मीना, खेलना, दौड़ना, बताओ संज्ञा शब्द बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा। 26वें प्रश्न का क्या होगा सही जवाब, तो मीना हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा की पहचान आपको करनी है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, घृणा, क्रोध, ये अवस्थाओं को, भाव को बताने वाले शब्द किसमें आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, आप सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित रहता है या उत्कंठित था, तो इस वाक्य में श्यामू और पतंग क्या है, श्यामू और पतंग क्या संज्ञा है, सर्वनाम, सर्वनाम तो नहीं है, ना ही विशेषण है, क्या क्रिया है, नहीं क्रिया भी नहीं है, तो क्या है फिर ये है दोनों के दोनों संज्ञा शब्द, ठीक है, श्यामू भी और पतंग भी। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत जल्दी बस खत्म होने वाला है, जल्दी से आंसर करते हुए चलिए। यह वह, इनमें, उसने तथा तुम जैसे शब्द क्या है, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो यह वह, इसने, उसने, तुम, ये सभी क्या हो जाएंगे, करो आंसर, बहुत सही, सर्वनाम हो जाएंगे। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक बताना है।
अच्छाई दरवाजा स्कूल पर्वत। तो बताओ इनमें कौन सा भाव दर्शा रहा है? बड़ा सिंपल सा है, देख के ही पता चल रहा है, अच्छाई है ना। अच्छाई क्या है? भाव है। इसके साथ ही आगे प्रश्न दिया गया है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बता दीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, भाई क्या शब्द का प्रयोग, क्या सर्वनाम को प्रयोग आप कहाँ करेंगे? प्रश्न पूछते हुए कुछ का प्रयोग कहाँ करेंगे? अनिश्चयवाचक में। कौन का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रश्नवाचक में। बचा क्या? यह है। यह कैसा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ आप सभी को? बहुत अच्छे। तो इसके साथ ये आपको कुछ होमवर्क है, इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे वे कल से बीमार है, तो इसमें जो वे है ये कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? मुझे, जहां, ठीक है, मुझे, ये आपको घर के लिए दिया गया है, तो इसको आपको एक बार अच्छे से देखना है और कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर करने हैं अपने आप से। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको ये मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए गाइस सारी पिछली क्लासेस की पीडीएफ शेयर की जा रही है। आप में से कई बार कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पीडीएफ नहीं दी जा रही है। भाई कौन से ग्रुप में जुड़ के बैठे हैं आप? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी, वहां से डायरेक्टली जाइए और चेक करिए। पिछली सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां पर शेयर की जा रही है रेगुलरली, तो आप वहां से उसको पीडीएफ से देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप चलती क्लास में अगर नोट्स नहीं बनाते, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ भी दी गई है। ठीक है, तो ये यहीं पर हमारा जो टॉपिक था सर्वनाम और उसके भेद, इन सब के बारे में हमने आज बहुत अच्छे से जान लिया है और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। तो मेरे ख्याल से यहाँ इसके बारे में हमने जितना जाना ये बहुत काफ़ी है आपके दोनों पेपर के लिए। और दोस्तों यहीं पर हम अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। आपको क्लास में मज़ा आया है, पसंद आया है मटेरियल और क्लियर हुई है चीज़ें, तो क्लास को लाइक करना आपको नहीं भूलना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर आप ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।